हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस में। अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्ज़ाम या स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम कवर करने वाले 5 ऐसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली हर साल एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा डायग्राम के साथ और एग्जाम्पल के साथ। साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपको किस राइटिंग स्टाइल में लिख के आना चाहिए उसके साथ भी। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला बच्चों, वो क्या पूछा जाता है सबसे ज़्यादा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। मतलब बच्चों क्या पूछना चाह रहा है कि वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाह रहा है कि बताओ इनकम का फ्लो कैसे होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो सबसे पहले बच्चों हमें यह जानना होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है इनकम, गुड्स या फिर सर्विस का कंटिन्यूसली फ्लो होना। कहाँ पे बच्चों? हमारी इकोनॉमी में एक डिफरेंट सेक्टर के बीच में चलता ही रहना चाहिए। जैसे बच्चों इनकम आपको पता है क्या रहती है, घूमती रहती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, और फिर बच्चों क्या आ जाती है, वापस अपने पहले सेक्टर में आ जाती है। इसलिए बच्चों हम इसे कैसे फ्लो कहते हैं? सर्कुलर फ्लो कहते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँ तो देखो डायग्राम में एक क्या होता है बच्चों, हाउस होल्ड होता है, और एक हमारा क्या होगा, फर्म होगा। देखो फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, इस प्रकार से क्या होती है, इनकम फ्लो करती रहती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। अब हम बात करते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी की। टू सेक्टर इकोनॉमी में बच्चों सिर्फ हम क्या लेंगे, 2 सेक्टर लेंगे, ठीक है। जिसमें पहला सेक्टर बच्चों क्या होता है, हमारा हाउस होल्ड होता है। क्या होगा बच्चों? हमारा पहला सेक्टर होगा हमारा हाउस होल्ड, और दूसरा जो सेक्टर होगा बच्चों क्या होगा, वो हमारा फर्म। क्या होगा बच्चों? फर्म, ठीक है। इस मॉडल में बच्चों हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती है, फॉरेन सेक्टर भी कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सेविंग और टैक्सेस भी क्या है, कुछ नहीं होते हैं। मतलब बिल्कुल ये क्या है, एक सिंपल इकोनॉमी मान के चलते हैं, जिसमें सिर्फ क्या है, 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और एक फर्म सेक्टर होते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली में बहुत और भी अदर सेक्टर मैटर करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हाउस होल्ड सेक्टर से क्या मतलब है। हाउस होल्ड सेक्टर से क्या मतलब है? तो बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है कि नॉर्मल लोग, जैसे वर्कर हो गया, कोई भी एम्प्लॉय हो गया, कि या फिर किसी भी लैंड का ओनर हो गया, ये क्या होते हैं बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर होते हैं, ठीक है। ये बच्चों क्या करते हैं, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे लेबर, वर्कर क्या प्रोवाइड करेगा, अपनी लेबर प्रोवाइड करेगा फर्म को, ठीक है। जो लैंड ओनर होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, लैंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो कि क्या होगा, और एक बच्चों क्या होगा, एम्प्लॉय, जो क्या प्रोवाइड करेगा, कैपिटल भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये अपनी सर्विसेज किस किस तरह से देते हैं फर्म को, लैंड के रूप में देते हैं, लेबर के रूप में देते हैं, कैपिटल के रूप में देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देते हैं। इस सर्विस के बदले बच्चों, इस सर्विस के बदले ये फर्म से क्या लेते हैं, इनकम लेते हैं। जैसे बच्चों लेबर क्या लेगा, लेबर सर वेजिस लेता है, ठीक है। लैंड, अगर मैंने लैंड दिया है किसी फर्म को काम करने के लिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मैं उससे रेंट एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है। अगर मैंने उसे कैपिटल दिया तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, इंटरेस्ट। और फर्म क्या एक्सपेक्ट करेगी, तो मैं क्या कमाऊँ, प्रॉफिट कमाऊँ, क्योंकि कोई भी फर्म ये तो नहीं चाहेगी ना कि मैं लॉस में जाऊँ। लॉस में जाएगी तो उसे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी इनकम को हाउस होल्ड यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विस खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे पहले हाउस होल्ड ने क्या किया, इन सबको लैंड, लेबर, कैपिटल ये प्रोवाइड करा, और फिर इससे जो है फर्म ने उसे इनकम दी। उसका यूज़ वो कहाँ करते हैं बच्चों, कोई भी गुड्स या सर्विस को खरीदने के लिए। अब हम फर्म सेक्टर को क्या करते हैं, बात करते हैं फर्म सेक्टर में। फर्म सेक्टर क्या करता है बच्चों, फर्म सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड से क्या करता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन लेता है, ठीक है। जैसे बच्चों ये क्या है, हाउस होल्ड एंड फर्म है, जिसमें हमने 2 सेक्टर लिया, ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बच्चों हम देखते हैं इस वाले इमेज में, इसमें देखो आप बच्चों, जो कि क्या है, एक फर्म है, ठीक है। उसने क्या करा, वो हाउस होल्ड से क्या प्रोवाइड करा, उसके लिए उनकी वेजेस ली, उनसे क्या लिया, कैपिटल लिया, उनसे लैंड ली, और फिर उसको किस यूज़ में करा बच्चों, फिनिश गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने में करा, ठीक है। और फिर उन्हीं गुड्स और सर्विस को क्या करा, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या कर दिया बच्चों, उन्हें ही बेच दिया।
इस तरीके से क्या हुआ, फर्म को रेवेन्यू रिसीव हुआ। ठीक है बच्चों, तो यही बच्चों होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे क्या होता है, एक हाउस होल्ड होता है और एक बच्चों क्या होती है, फर्म। क्या होती है बच्चों, फर्म। देखो हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगी फर्म को, सर अभी आपने बताया, लेबर, लैंड, कैपिटल। ठीक है और इसके बदले फर्म क्या प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को, वेजिस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और बच्चों क्या प्रोवाइड करेगा, वेजिस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, रेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब इस तरीके से क्या होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में इकोनॉमी को फ्लो करते रहते हैं, तो इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। बच्चों इसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी समझते हैं बच्चों, रियल फ्लो और बच्चों मनी फ्लो क्या होता है। ठीक है, ये एडिशनली, सॉरी बच्चों अगर आपको इस तरीके से आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत ही तेज है जुकाम हो रखा है। तो बच्चों रियल फ्लो में हमें क्या समझना है बच्चों, ये क्या होता है, फिजिकली फ्लो होता है। रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स और सर्विस का फ्लो होना। ठीक है, जैसे बच्चों हाउस होल्ड से फर्म में फ्लो होता है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, ये क्या हो रहा है, हाउस होल्ड से फर्म में जा रहा है, और फिर फर्म से क्या होता है, हाउस होल्ड में आता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस। ये फ्लो बच्चों क्या रहता है, वन डायरेक्शन में होता है। ठीक है बच्चों, फिर मनी फ्लो होता है बच्चों। अब हम इसमें किसकी बात करेंगे, मनी के बारे में। मनी फ्लो का मतलब होता है बच्चों इनकम और एक्सपेंडिचर का फ्लो। मतलब फर्म कैसे वो इनकम और एक्सपेंडिचर करेगी, जैसे वेजेस के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। और हाउस होल्ड कैसे फर्म को देगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। ये फ्लो बच्चों क्या होता है, रियल फ्लो का अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है सर, हमें थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा है, पर आप हमें एग्जाम्पल के थ्रू और बढ़िया से समझा। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे बच्चों हम समझते हैं, जैसे हाउस होल्ड है, ये बच्चों क्या हाउस होल्ड फर्म है। अब देखो हाउस होल्ड ने फर्म को क्या क्या प्रोवाइड करा है, लेबर प्रोवाइड कराई, लैंड प्रोवाइड कराया, कैपिटल प्रोवाइड कराया। ठीक है, और उसके बदले में फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कराया बच्चों, जो भी गुड्स एंड सर्विस उन्होंने प्रोड्यूस करा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आप कहीं भी मनी का उपयोग हुआ है, नहीं सर यहाँ कहीं भी मनी का फ्लो नहीं हुआ है। तो जब इस तरीका का फ्लो होता है, तो बच्चों हम क्या कहते हैं, इसे रियल फ्लो, यानी इसको दूसरा नाम में क्या कहते हैं बच्चों, फिजिकल फ्लो। अब बच्चों इसी में दूसरा टर्म आता है क्या, मनी फ्लो। जैसे बच्चों अगर हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करा, तो उसके बदले में फर्म ने भी तो हाउस होल्ड को क्या क्या दिया, वेजिस दिया, रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, यानी यहाँ पे क्या पैसे मिले। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड को पैसे मिले। अब हाउस होल्ड क्या करेगी, जो भी फर्म ने गुड प्रोड्यूस करा उस पर क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी। क्या करेगी, एक्सपेंडिचर, खर्चा करेगी, यानी उसके गुड्स और सर्विस को क्या करेगी, खरीदेगी। तो इसके बदले में हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करेगा, इसको मनी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो पहले पहले फर्म ने मनी हाउस होल्ड को दिया, बाद में हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर करा, और एक्सपेंडिचर के थ्रू फर्म वो मनी जब वापस किसके पास आ गया, फर्म में। ठीक है बच्चों, तो जब इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी में। आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है बच्चों, इसका कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी होते हैं। वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बच्चों क्या, नेशनल इनकम एंड जीडीपी को मेजरमेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका अजम्पशन लिखना मत भूलना पेपर में। सबसे ज़्यादा तो ये भी मेन इंपॉर्टेंट रखता है कि क्या अज्यूम करके आपने लिखा है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, कोई भी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं होता, मैंने आपको पढ़ाया, कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता है। फोकस किया जाता है प्योरली किसके बीच में, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक इकोनॉमी में या तो प्रोड्यूसर है यानी फर्म है, कंज्यूमर है यानी हाउस होल्ड है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन है टू सेक्टर इकोनॉमी। बस इतना सही टाइम डिवोट करते हैं। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन का उसके वेटेज के हिसाब से हम टाइम क्या करेंगे, डिवोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है एंड द इंजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। मतलब सिंपल सा बच्चों, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये पूछेगा पेपर में। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या आंसर दोगे। तो बच्चों मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ शॉर्ट में। तो बच्चों एग्रीगेट डिमांड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब बच्चों मतलब होता है एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर ओवरऑल कितना डिमांड आया है फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विस एट अ गिवन प्राइस लेवल। यानी एक ईयर के अंदर, ठीक है बच्चों, कितना हमने डिमांड करा है, क्या करा है, डिमांड करा है किस पे, एक
प्राइस लेवल, जैसे मान लो 100 रुपये हमने प्राइस लेवल फिक्स कर दिया, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस 100 रुपये में किसी भी गुड्स, जैसे मान लो एक गुड्स है, तो इसकी कितनी डिमांड जो है आई है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ ले। एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड द सर्विस इन एन इकोनॉमी एट अ स्पेसिफिक प्राइस लेवल, जैसे हमने क्या माना था 100 रुपये, एंड अ टाइम पीरियड, आपको एक टाइम पीरियड तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, क्योंकि इसके बगैर आप कैसे बताओगे कि एग्रीगेट डिमांड कितना है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी क्रूशल इंडिकेटर होता है ऑफ इकोनॉमी हेल्थ एंड ग्रोथ पोटेंशियल, यानी एग्रीगेट डिमांड को फोरकास्ट करना एक अपने आप में बड़ा ही डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है बच्चों। अगर मैं और सिंपल शब्दों में कहूँ तो पूरी इकोनॉमी कितना खरीदना चाहती है वही एग्रीगेट डिमांड होता है। इससे ज़्यादा सिंपल शब्दों में बच्चों मैं आपको नहीं समझा सकता, ठीक है बच्चों। इसमें बच्चों कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है बच्चों, कुछ एग्रीगेट डिमांड निकालने के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को उन फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला फैक्टर जो होता है बच्चों कंजम्पशन, क्या होता है बच्चों कंजम्पशन, यानी एग्रीगेट डिमांड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एडी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सर ये आपने क्या लिखवा है बच्चों, पूरा मैंने पीपीटी आपके उसी हिसाब से बनाया है, आपको बस कुछ नहीं करना, मेरे वीडियो के सीधे साथ जुड़े रहना है। एक एक चीज़ मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम के थ्रू, एक एक कॉन्सेप्ट के थ्रू विद बढ़िया बढ़िया इमेजें ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम कंजम्पशन पार्ट की तरफ चलते हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है बच्चों हाउस होल्ड के द्वारा कितना गुड्स और सर्विस पर किया गया खर्चा, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर होती है ना, हमने ऊपर पढ़ा था अभी 2 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म। तो एक हाउस होल्ड ने, ठीक है, कितना रुपया खर्च करा है किसी गुड्स को खरीदने में, किसी सर्विस को अवेल करने में, उसी को क्या कहते हैं बच्चों कंजम्पशन कहते हैं। जैसे बच्चों फूड आइटम कितना खरीदा है, क्लोथ्स खरीदा है कि नहीं, मोबाइल पे कितना खर्चा करा है, एजुकेशन हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंस हो सकती है, ठीक है बच्चों। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। कंजम्पशन जो है बच्चों टोटली डिपेंड करता है किस पे, इनकम पे। वो सही तो कॉमन सी बात है, हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, यानी क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, हम क्या करेंगे, सी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे बच्चों आय का मतलब है इनकम, जैसे अभी आपकी 50,000 सैलरी है तो आप क्या लिमिटेड अपने आप को बांध के रखो खर्चा करने में। मैं आपको 50 लाख सैलरी दे दूँ, आपका लिमिट हाथ खुल जाएगा, फिर आप क्या बड़ी बड़ी कारें खरीदोगे, बड़े बड़े मॉल में घूमना चालू कर दोगे, यानी आप अपनी क्या कर दोगे, कंजम्पशन को बढ़ा दोगे, ठीक है बच्चों। तो कंजम्पशन का इनकम के साथ अगर मैं कहूँ तो कैसा रिलेशनशिप है बच्चों, डायरेक्ट। सर आप ये पढ़ा बच्चों, ये आपको लिख के आना पड़ेगा पेपर में, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, ठीक है, फिर इसके कुछ कंपोनेंट वो लिख के आने पड़ेंगे, जब तो बच्चों पेपर में एक बढ़िया सा 5 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हो। वरना बताओ क्या लिखोगे एग्रीगेट डिमांड में, यही जैसे मैंने बताया कि एक हाउस होल्ड के द्वारा, ठीक है, कितना गुड्स और सर्विस खरीदा जाता है 1 साल के अंदर, उसे ही हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। नहीं, हमें पास कुछ पॉइंट तो होने चाहिए, इसलिए मैं आपको हिंदी इंग्लिश सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। बाई चांस अगर आपको पेपर में याद नहीं आया तो सिंपल जो लैंग्वेज है वो ही याद रहेगा, वो तो लिख दो, कम से कम कुछ तो नंबर मिलेंगे, 0 से तो बच्चों एक ही बढ़िया है। हाँ जी सर। दूसरा कंपोनेंट बच्चों क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एक फर्म, क्या है बच्चों, फर्म, ऊपर हमने क्या लिया था कंजम्पशन में, हाउस होल्ड, ठीक है। तो एक फर्म के द्वारा कैपिटल गुड्स पर किया गया खर्चा। सर क्या बोला आपने, कौन सा गुड्स, कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल हमने अकाउंट में पढ़ा था, ये तो पूंजी होता है बच्चों, कैपिटल का मतलब वही नहीं होता। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं बच्चों जो कि क्या होते हैं, किसी भी फर्म में किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं, क्या प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। जैसे सपोज करो मेरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, तो मेरे पास क्या होगी, मशीनें होगी मेरी बहुत सारी, तो बच्चों ये मशीनें मेरे लिए क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स कहलाएगी, ठीक है। अगर मान लो मेरा वो उसका काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, तो मेरी कैपिटल गुड्स क्या कहलाएगी, मेरे जितने भी ट्रक्स है, ठीक है, वो मेरी क्या कहलाएगी, कैपिटल गुड्स कहलाएगी। तो बच्चों कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन हर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली वेराई करती रहती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कैपिटल गुड्स के। इसमें बच्चों मशीन आ जाएगी, इसमें कुछ बच्चों आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग आ जाएगी, क्योंकि बच्चों वो भी आपका कैपिटल है ना। आपके इक्विपमेंट आ जाएंगे, ठीक है, आपके टूल्स आ जाएंगे। अगर आप मान लो ऐसी कंपनी में, वो बर्तन वाली कंपनी में काम करते हो, तो आपके टूल्स हो गए, हथौड़ा हो गया, ये सब क्या आपके टूल्स होते हैं। बिजली वाली कंपनी में काम करते हो तो आपका पैचकस, टेस्टर, ये सब क्या बच्चों आपके टूल्स होते हैं। तो ये सब बच्चों क्या होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट डिमांड इज इनकम इन इलास्टिक इन शॉर्ट रन। बच्चों इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्ट रन में, ये भी बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में बच्चों इन्वेस्टमेंट इनकम के क्या होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे मान लो अभी मेरी इनकम क्या है, एकदम से 50 लाख हो जाए, तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि तुरंत ही जाके इन्वेस्ट कर दूंगा, नहीं, मैं क्या करूँगा, लॉन्ग टर्म के सोचूंगा, क्या लंबे समय तक के लिए मेरी इनकम 50 लाख होगी है, ठीक है, मैं इस पर डिपेंड करूँगा। अगर मान लो मेरी 60 साल होगी, मेरी 55 साल उम्र है, और अगले 5 सालों के लिए मेरी 50 लाख होगी है या 55 लाख होगी सैलरी, तो क्या वो डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ उस पर, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेक्टर की तरफ बच्चों, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये भी बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है एग्रीगेट डिमांड में। इसमें बच्चों क्या है, पब्लिक सेक्टर जो है कितना एक्सपेंडिचर करती है, किस पे, सर्विस पे, हमारी डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, इस पे ही बच्चों एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है। सपोज कर लो अब की बार मोदी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम भारत के हर गांव को मेन हाईवे से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर मान लो ये गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, तो जाहिर सी बात है ह्यूज मात्रा में उसे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर करेगी तो उसमें बच्चों क्या है, लेबर की डिमांड होगी, क्योंकि बिना लेबर को कौन सड़क बनाएगा। लेबर की डिमांड होगी तो बच्चों क्या वो लगेगा, रॉ मटेरियल की डिमांड होगी, ठीक है। फिर बच्चों कैपिटल की डिमांड होगी, किसानों से उनकी ज़मीन खरीदी जाएगी। तो मतलब क्या होगा, देखो इस इन सब चीज़ों से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है लोगों की मार्केट में, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो पूरे इंडिया के सड़कों को हाईवे तक जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट तो एकदम से इतनी हाई लेवल पर हो जाएगी, क्योंकि लोग चाहिए ना काम करने के लिए। अब एक साल में ऐसा तो है नहीं कि 10 लोगों के साथ ही मोदी जी पूरे इंडिया को सड़कों से जोड़ देंगे। हर इलाके में काम करना पड़ेगा, जब जाके किसी हाईवे से उसके गांव टच होंगे, ठीक है। आखिरी में बच्चों नेट एक्सपोर्ट लेते हैं, यानी हमने एक साल में कितना इंपोर्ट करा है और उसी साल में बच्चों कितना एक्सपोर्ट करा है। इंपोर्ट का मतलब होता है बच्चों बाहर से इंडिया में मंगाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों इंडिया से बाहर में मंगाना। तो इसका ही बच्चों क्या लेते हैं हम, नेट इफेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं हम, नेट इफेक्ट। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ देंगे तो बच्चों क्या आएगा हमारा, एग्रीगेट डिमांड। क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड। अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो बच्चों सी, यानी एक साल के अंदर हाउस होल्ड ने कितना एक्सपेंडिचर करा, आई, एक साल के अंदर फर्म ने कितना इन्वेस्टमेंट करा, किस पे, कैपिटल गुड्स पे, जी, इस साल गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है कि मतलब सड़कें बनानी है या फिर बड़े बड़े वो एम्स जैसे हॉस्पिटल बनाने हैं, ब्रिजेस बनानी है, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड्स क्या होती है, इससे बिल्कुल ही बच्चों बढ़ जाती है। और साथ ही साथ बच्चों एक्स माइनस एम, मतलब बच्चों हमने एक्सपोर्ट में से क्या करो तो इंपोर्ट माइनस करो। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है अगर मैं ज़्यादा एक्सपोर्ट करूंगा, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है बाहर के देशों में, हमारे सामान की डिमांड हमारे सामान की विदेशों में ज़्यादा होगी, तो मैं क्या करूँगा, पहले 12 घंटे कंपनी जाता था तो मैं 24 घंटे कंपनी चलाने लग जाऊँगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लोग चाहिए, ताकि कि आप 24 घंटे मेरी कंपनी काम कर सके। रॉ मटेरियल्स चाहिए, कैपिटल्स चाहिए, ठीक है, बड़े बड़ी मशीनरी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये सारे बच्चों क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना होता है एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करते वक्त। ठीक है बच्चों, अब एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में कुछ पढ़ लें। ये बच्चों क्या हमारा एग्रीगेट डिमांड का कब होता है बच्चों, इकोनॉमिक पेपर में हमेशा याद रखना, आपको डायग्राम जरूर से जरूर बना के आना है जहाँ भी डायग्राम पॉसिबल हो, ठीक है। क्योंकि डायग्राम क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है इकोनॉमिक्स के पेपर पे। इससे एक बढ़िया इंप्रेशन डालेगा सामने वाले एग्जामिनर पर जो आपका पेपर चेक करता है बच्चों, ठीक है। जैसे आपको पता है ये कौन सा एक्सिस होगा हमारा एक्स, ये कौन सा एक्सिस होगा बच्चों वाई। एक्स एक्सिस बच्चों क्या दर्शाता है, हमेशा आउटपुट। क्या दर्शाएगा बच्चों, आउटपुट। या आउटपुट ना कह के बच्चों आप क्या कह सकते हो, इनकम भी कह सकते हो। बात तो एक है ना, मेरा आउटपुट ज़्यादा बिकेगा, मेरे सामान ज़्यादा बिकेगी, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। वाई एक्सिस क्या दिखाएगा बच्चों, ये वाई एक्स मत समझ लेना बच्चों, क्या दिखाएगा वाई एक्सिस, प्राइस। क्या दिखाएगा बच्चों, प्राइस। आपको पता है बच्चों डिमांड कर्व का स्लो वो कर्व है वो कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब सब, अगर मान लो प्राइस कम है, क्या बच्चों, प्राइस कम है, जैसे मान लो प्राइस यहाँ पे, एक मिनट रुको मैं इसे रफ कर लूँ थोड़ा सा, हाँ,
कलर चेंज। हाँ, अगर मान लो मेरा प्राइस 5 रुपये है, जैसे मान लो ये 5 रुपये, तो डिमांड कितनी होगी, बस आउटपुट कितना प्रोड्यूस करेगा एक प्रोड्यूसर, मान लो इतना। लेकिन अगर उसी चीज़ की जो डिमांड अगर मान लो 500 रुपये हो जाए, तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को क्या कर सकूँ, बेच सकूँ। मतलब प्राइस के बिल्कुल ही अपोजिट होता है एग्रीगेट डिमांड। प्राइस बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस घटेगी, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा। जैसे बच्चों सोने का देख लो, चांदी देख लो बच्चों, पहले चांदी कहाँ मिल जाती थी, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए किलो। तो उस समय चांदी की डिमांड आप देखते होंगे, कोई मतलब उतना वैल्यू नहीं देता था। तो उस समय डिमांड कितनी थी, यानी और सोनार भी होते थे, वो चांदी में बेचने पर उतना फोकस नहीं करते थे, वो गोल्ड पे करते थे। लेकिन आज के टाइम देख लो, चांदी 2.5 लाख रुपए हो गया, 2.5 लाख रुपए किलो। जैसी चांदी 2.5 लाख रुपए किलो होगी, जितने भी गोल्ड स्मिथ है यानी सुनार है, वो क्या चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो चांदी बेच सकूँ। वो भी क्यों, क्योंकि अभी चांदी का प्राइस बढ़े हुए है। अगर इस प्राइस पे वो बेचते हैं, तो उन्हें बच्चों इस लेवल का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा उतने, इतना क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट। जो ये रेड एरिया है ना, ये कि बच्चों क्या दर्शाता है, प्रॉफिट दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है, डिमांड कर्व कैसा होता है बच्चों, स्लोप डाउनवर्ड होता है। कैसा होता है बच्चों, स्लोप डाउनवर्ड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे पेपर में दिखा देना है। यहाँ बच्चों आउटपुट दिखाना है, यहाँ बच्चों प्राइस दिखाना है, और क्या लिखना है, जैसे जैसे हमारा सर प्राइस बढ़ेगा, वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ताकि हम प्रॉफिट ज़्यादा ज़्यादा कमा सकें। और जैसे जैसे प्राइस घटेगा, एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। वहीं देखो, अगर 2.5 लाख रुपए से चांदी एकदम से 50,000 रुपये आ जाए, चैलेंज के साथ कहता हूँ, चांदी को मतलब कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा। ठीक है, वो हालांकि चांदी ऐसा होगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसका एग्जांपल छोड़ो, आप गुच्ची अरमानी देख लो, या एप्पल का फ़ोन देख लो बच्चों। एप्पल का फ़ोन क्यों ट्रेंड में, एप्पल का फ़ोन इसलिए ट्रेंड में क्योंकि एक तो वो महंगा है, और दूसरा वो हर किसी पे मतलब अफोर्ड, मतलब हर कोई पीपल जो मिडिल मैन है ज़्यादातर, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो रिच मैन ही ज़्यादा क्या करते हैं, अफोर्ड करते हैं। और एप्पल का जो फ़ोन आजकल बच्चों क्या हो गया, स्टेटस, क्या हो गया बच्चों, स्टेटस सिंबल हो गया। ठीक है, इसलिए एप्पल का फ़ोन इतना पॉपुलर है। वरना एप्पल का टक्कर तो बच्चों सैमसंग, ठीक है, आस वो सैमसंग हो गया आपका, और वो वीवो, ओप्पो, इन सब में भी बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोन निकाले। पर ये क्यों एप्पल के टक्कर नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये क्या है, इनके फ़ोन क्या है, एक तो प्राइस रेंज इन्होंने कम रख रखा है, और इजीली क्या है, हर कोई मिडल मैन भी इसे खरीद कर सक अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, और ये स्टेटस सिंबल गुड्स भी नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चों फैक्टर होते हैं किसी भी गुड्स के प्राइस पे। ठीक है, तो ये बच्चों क्या था हमारे एग्रीगेट डिमांड का। अगर पेपर में आपको ज़्यादा ही बढ़िया पेपर में एग्जामिनर को अपना इंप्रेशन दिखाना आना चाहते हो, तो आप इस तरीके से एक सर्कल खींच के अपने कंपोनेंट को दिखा दो। कुछ भी कंपोनेंट दिखा दो, आप दिखा दो कि इतना कंजम्पशन हाउस होल्ड ने करा, इतना फर्म ने कमाया, ठीक है, इतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। ये बच्चों हमारा नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और इसी पूरे को बच्चों क्या कहेंगे, हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एक्सेस डिमांड को क्या करो, इलेबोरेट करो, समझाइए कि एक्सेस डिमांड क्या होता है। साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट को भी समझाइए। क्या इसका इम्पैक्ट किस किस पे बच्चों, आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर मार्केट में इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और प्राइसिस पे क्या इम्पैक्ट आएगा यदि हमारी जो है मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। अगर हम एक बार ये समझ लेंगे कि एक्सेस डिमांड होता क्या है, तो हम आसानी से इसके इम्पैक्ट को हम बता सकते हैं। तो बच्चों सिंपल टर्म में कहूँ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो जब भी इकोनॉमी में क्या हो, सप्लाई से ज़्यादा क्या हो जाए, डिमांड हो जाए एट अ गिवन प्राइस लेवल पे, तो बच्चों उससे हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्सेस डिमांड कहेंगे। एक और बार अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ, तो लोग ज़्यादा सामान खरीदना चाहते हैं, पर इकोनॉमी जो है उतना सामान प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। इस सिचुएशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। अगर इसका डेफिनेशन अगर हम पढ़ना चाहें, तो बच्चों क्या लिखोगे, एक्सेस डिमांड अकर व्हेन एग्रीगेट डिमांड जो है सरपास कर जाता है, यानी वो कर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई पे एट अ प्रीवेलिंग प्राइस लेवल। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो मार्केट जो है हमारी इकोनॉमी, वो क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी फुल प्रोडक्शन अपना प्रोड्यूस कर रही है इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन क्या हो रही है, डिमांड वो फुलफिल ही नहीं कर पा रही, डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है।
हमारे जो है फर्म, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं 24 घंटे काम करके, लेकिन जो है मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो क्या कर पा रही है, फुलफिल नहीं कर पा रही। सर क्या ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है? हाँ बच्चों, याद करो कोरोना का टाइम, ऑक्सीजन सिलेंडर देखो पूरा ऑपरेटिंग, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की जो इंडस्ट्री थी वो 24 घंटे वर्क कर रही थी, पर ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी, क्योंकि डिमांड एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई हो नहीं पा रहा। ठीक है, मास्क देख लो आप, कोरोना के टाइम पे हर कोई मास्क को इधर से उधर तलाश रहा था। 2 रुपये का मास्क 20-20 रुपये, 50-50, 100-100 रुपये में बिक रहे थे, ब्लैक में। वो भी 100 रुपये भी चलो बिक रहा है तो दुकान पे नहीं मिल रहा, आपको ब्लैक में अपना सोर्स लगा के सामान खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन आपने प्रैक्टिकली फील करा होगा। ठीक है बच्चों, अब एक्सेस डिमांड का बच्चों अगर हम डायग्राम की बात करें तो बच्चों इसका डायग्राम कैसा होगा, वैसे कि पेपर में पूछता नहीं है, पर अगर आपको डिमांड का डायग्राम बनाना आ जाए तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको डायग्राम हाँ यहाँ बना के दिखाता हूँ। एक मिनट बच्चों, मैं स्क्रीन को छोटा कर लूँ। बच्चों ये क्या होगा हमारा वाई एक्सिस, ये क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस, एज यूजुअल बच्चों। ठीक है, हमारा जो है एक्स एक्सिस किसको दर्शा देगा बच्चों, क्वांटिटी को। पेपर में आप बना के आना बच्चों, क्योंकि मैंने बताया ना आपको डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्या क्वेश्चन का आंसर लिखना, ये समझ लो आप। और ये बच्चों किसका दर्शाएगा, हमारा प्राइस का दिखाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपने अभी तक डिमांड, वो क्वांटिटी, सप्लाई और डिमांड का डायग्राम ड्रॉ करना सीखा होगा। सप्लाई हमेशा कैसे बनता है, अपवर्ड मूवमेंट में बनता है। ठीक है, और डिमांड कैसे बनाते हैं बच्चों, हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट में बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख दूँ बच्चों सप्लाई और यहाँ पे लिख दूँ बच्चों डिमांड। हाँ जी सर लिख दो। अब बच्चों मान लो ये क्या मेरा पहला प्राइस है P1, क्या है हमारा P1। तो P1 प्राइस पे बच्चों सप्लाई कितनी है, यानी P1 प्राइस पे बोल रहा है, इकोनॉमी है कि वो कह रहा है कि सिर्फ मैं इतनी सप्लाई दे सकता हूँ, यानी इतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। पर P1 प्राइस पे डिमांड देखो बच्चों कितना है, पब्लिक बोल रही है नहीं इतने पे ही मुझे क्वांटिटी ज़्यादा दो। या सपोज कर लो 50 रुपये किलो आज वो चांदी होगी। ठीक है, अब 50 रुपये किलो चांदी होगी और सबको पता है कि 2 साल बाद चांदी का रेट बढ़ेगा, तो आज ही के टाइम अभी मैं ये वीडियो बना के छोड़ के चांदी खरीदने चला जाऊंगा। ठीक है, पर एक क्या बताऊँ, मेरे जाने से, मेरे जैसे हर लोगों के जाने से क्या इतनी मात्रा में जो चांदी बनाने वाली कंपनी चांदी प्रोड्यूस कर सकती है? नहीं सर, वो तो मेरे 24 आवर ऑपरेटिंग वर्क करके कितना ही प्रोड्यूस कर सकती है, जो बच्चों ये येलो लाइन सर्कल कराया ना मैंने, सिर्फ इतना। लेकिन डिमांड पब्लिक कितना कर रही है सर, इतना कर रही है, इतना वो पब्लिक का डिमांड है। तो ये जो एक्सेस है ना, जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये जो एक्सेस चीज़ है, यानी एक्सेस डिमांड हमने मांगी है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। मतलब जब इकोनॉमी में पब्लिक डिमांड ज़्यादा कर रही है, लेकिन हम इकोनॉमी जो है 24 घंटे काम करके भी सप्लाई नहीं उतना कर पा रही, और इसी सिचुएशन को बच्चों हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, आई होप बच्चों आपको डायग्राम भी बढ़िया से समझ आया होगा और पेपर में आप इजीली आप इसे बना पाओगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका हमसे पेपर में इम्पैक्ट पूछा कि बताओ, चलो एक्सेस डिमांड आपने मुझे समझा दिया इकोनॉमी में है, ठीक है, आपने डायग्राम बना के समझा दिया, साथ ही साथ इसके इम्पैक्ट बताओ कि आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, एक्सेस डिमांड के कारण एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बच्चों आउटपुट के इम्पैक्ट को हम जानते हैं, जब भी हमारा क्या होगा इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होता है, तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है। मतलब अब कोई भी कंपनी चाहेगी ना कि मैं पूरा 100% दूँ, हालांकि वो 100% वो डिमांड पूरा नहीं कर पा रही, पर प्रोड्यूस तो 100% कर रही है ना। कोरोना काल में सिलेंडर बनाने वाली सारी कंपनी 24 घंटे काम कर रही थी, हालांकि वो 24 घंटे काम करके भी सिलेंडर पूरा प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन काम तो पूरा कर रही थी। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा किसी इकोनॉमी में, तो हम क्या मानेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। ठीक है, जितना रिसोर्सिस इंसान यूज़ कर सकता था, पूरा रिसोर्सिस जो फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहा है। प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा, क्योंकि 24 दिन में 26 घंटे थोड़ी ना कर दो, दिन में 24 ही घंटे। ठीक है, तो शॉर्ट रन में वो क्या कर पा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पाएगा। हाँ, प्रोडक्शन को उसे बढ़ाने के लिए 4 साल 5 साल और लगेंगे, क्योंकि उसे मशीन ऑर्डर देनी पड़ेगी, नई मशीन और आएगी। ठीक है, फिर जाके वो कहीं अपना प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगा। तो बच्चों आप क्या लिखोगे, जब भी एक्सेस डिमांड होगा, आउटपुट जो है हम क्या है इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी तक हम किस पे कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमें हमारा आउटपुट इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, लंबा टाइम चाहिए, 6 से 8 महीने चाहिए,
तब हम जाके कहीं अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। आप आज के टाइम पे बताओ, आज के टाइम पे इतना सिलेंडर की डिमांड है, ऑक्सीजन सिलेंडर की, जितनी कोरोना के टाइम पे थी? नहीं सर। क्या इतनी मास्क की डिमांड है जितनी कोरोना के टाइम से? नहीं सर। तो एक बात बताओ, 2 साल 3 साल के लिए कोरोना आया और आप ये चाहोगे कि नहीं, हालांकि कोरोना में डिमांड ज़्यादा, तो आप ये ऐसा चाहोगे कि नहीं मैं हज़ारों मशीनें खरीद लेता हूँ और धड़ल्ले से वो मास्क प्रोड्यूस करूंगा? हाँ, हालांकि 2 3 साल आप प्रॉफिट में जाओगे, लेकिन आज कौन मास्क को पूछ रहा है? कोई पूछ रहा है नहीं। फिर आज से आप क्या वो लॉस में जाना शुरू कर दोगे, और एक टाइम आएगा जब कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही बताना चाह रहा, जब भी क्या होगी कि इकोनॉमी में एकदम से एक्सेस डिमांड हो जाएगी, तो ये नहीं करेंगे। एक्सेस डिमांड होने के कारण हम उतनी मात्रा में आउटपुट भी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों हम ऑलरेडी जितना हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 24 घंटे काम करके, उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा इम्पैक्ट इन्होंने हमसे किस पे पूछा है? एम्प्लॉयमेंट पे बताओ। बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, ठीक है, आपको जैसे कि मैंने बताया, हमारी इकोनॉमी किस पे काम कर रही होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे बंदे, सारे के सारे वर्कर्स क्या है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं बैठा है। ठीक है, एक्सेस डिमांड के टाइम पे बच्चों इकोनॉमी में जॉब भर भर के है, यानी सारी कंपनी जॉब निकाल रही है, लेकिन चूंकि मैन जो है वो लिमिटेड मात्रा में, एकदम से ये तो है नहीं कि हम एकदम से वो मशीन की तरह रॉ मटेरियल डालो इंसान पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंसान तो पैदा कर नहीं सकते एकदम से। ठीक है, तो इकोनॉमी में भर भर के जॉब है, लेकिन क्या है, इंसानों की कमी पड़ रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में भी बच्चों क्या है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक्सेस डिमांड के कारण एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, आउटपुट पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चों प्राइस, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस पे आएगा। किस पे आएगा बच्चों? प्राइस पे। आपको पता है आउटपुट पे क्यों इम्पैक्ट आएगा सर? 24 घंटे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट पे सर, जब 24 घंटे एक कंपनी काम कर रही है तो जाहिर सी बात है उसने सारे, उस इकोनॉमी के सारे बंदे क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बेरोजगार नहीं बैठा है। और चूंकि कोई बेरोजगार नहीं बैठा है तो नए जॉब को ढूंढने के लिए लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट में भी सर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर प्राइस पे इम्पैक्ट बता दो क्या आएगा? तो बच्चों जब भी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी सप्लाई डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी, तो क्या होता है बच्चों, प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है कोरोना के टाइम पे हर किसी को चाहिए। अब वैसे सरकारी रेट 100 रुपये है, पर उस टाइम पे जो 1,000 रुपये 10,000 रुपये दे पाएगा उससे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगी, और जो नहीं अफोर्ड कर पाएगा उससे, हाँ, भगवान के भरोसे बैठे रहो, कब जाके सिलेंडर एक्सेस मात्रा में होगा, कब जाके उसे मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ना, डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई किसी भी चीज़ की कम है, तो क्या होगा, प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। प्रेजेंट एग्जाम्पल ले लो आप, सिल्वर देख लो, सिल्वर कितना होगा, प्राइस देखो 2.5 लाख रुपए। सप्लाई तो लिमिटेड है, जितनी पिछले साल प्रोड्यूस हो रही थी, हो सकता है कि 5-10% ज़्यादा इस साल प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ज़्यादा हमने मशीनरी आधुनिक रूप से लगा दिया होगा। ठीक है, एकदम से ऐसा तो नहीं करा होगा कि कल मेरे पास 10 मशीनरी थी और आज मैंने 1 लाख मशीनरी, 10,000 मशीनरी लगा के चांदी निकाल रहा, ऐसा तो नहीं होगा ना। पर चूंकि डिमांड एकदम से लोगों ने चांदी की बढ़ा दी, क्योंकि सोना ऑलरेडी हम खरीद नहीं पा रहे, औकात से बाहर हो गई है। ठीक है, तो लोग किस पे शिफ्ट हो रहे थे, चांदी पे। और चांदी पे जैसे जैसे लोग शिफ्ट हो गए, चांदी की डिमांड हमने बढ़ा दी, तो क्या करने लग गए, प्राइस भी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, तो आप आज देख रहे हो कहाँ चांदी 1 लाख रुपए होगी, कहाँ चांदी आज के टाइम पर 2.5 लाख रुपए मिल रही है। ठीक है, तो इससे आपने देखा क्या हुआ, जब भी डिमांड ज़्यादा बढ़ी तो किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाती। तो बच्चों आखिरी में मैं आपको समरी देना चाहता हूँ। एक्सेस डिमांड डेफिनेशन आपको बढ़िया से मैंने समझा दिया। ठीक है, आउटपुट में बच्चों नो इफेक्ट नो चेंज, एम्प्लॉयमेंट में बच्चों नो इफेक्ट नो चेंज, और प्राइस में बच्चों क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट, तो एक्सेस डिमांड क्या करता है, इकोनॉमी को इन्फ्लेट करती है, प्राइस राइज होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, आउटपुट क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट जो है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए कलरफुल जो मैंने बनाया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्या करना, कमेंट कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। वहाँ पर मैं ये नोट्स आपको इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन के प्रोवाइड कराता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन जो हमें पेपर में कंटिन्यूसली पूछा जाता है, वो बच्चों इंडियन इकोनॉमिक्स से भी पूछा जाता है। आपके 2 बुक है ना, एक इकोनॉमिक्स और एक इंडियन इकोनॉमिक्स। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो होने वाला है बच्चों क्या, पावर्टी को समझाओ इंडिया में, यानी गरीबी जो है इंडिया में कैसी है उसे समझाओ। फिर साथ ही साथ क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इसके कोजिस क्या है, क्या कारण है कि भारत में अभी तक गरीबी कम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई है। ठीक है,
कारण बता दिए, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशंस बताओ, मेजर्स बताओ। आप एज अ कॉमन मैन आप क्या सजेशन देना चाहोगे गवर्नमेंट को, क्या क्या मेजर स्टेप उठाए ताकि क्या हो, पावर्टी को कम से कम किया जा सके। तो सबसे पहले बच्चों हम थोड़ा सा बेस क्लियर कर लें अपनी पावर्टी के खिलाफ। तो बच्चों हमें ही पता, आपको ही पता है, इंडिया जो है इस टाइम क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चों हम देखते हैं कि ठंड में वो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट शेल्टर प्रोवाइड कराती है, ठंड विंटर शेल्टर, उसमें आप जाकर देखो भर भर के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो ठंड में क्या कपकपाते रहते हैं, खाना नहीं होता, बहुत सारे लोग तो इंडिया में ऐसे ही मर जाते हैं जो खाने का अभाव में मर जाते हैं, ठीक है। तो आखिर पावर्टी होती क्या है, इंडिया में गरीबी के क्या क्या रीज़न है, और सबसे इम्पोर्टेंट गरीबी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पे जो है एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है। तो बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्टी की डेफिनेशन जान लें। सिंपल टर्म में वो मैं कहूँ बच्चों, जब कोई व्यक्ति की इनकम इतनी कम है कि वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर सकता, तो हम क्या कहेंगे, उसे पावर्टी कहेंगे, ठीक है। यह हर देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश में क्या करे, पावर्टी को ख़त्म करें, रिमूव करें, डिमोलिश करें, ठीक है। तो पावर्टी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग अपनी बेसिक नीड में सर क्या, लग्जरी कार में घूमना। पावर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग अपनी क्या बेसिक जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इन सभी को क्या अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। हम देखते हैं आए दिन लोग हंगर के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल फैसिलिटी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती, इसके कारण भी उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं होता, खुद के रहने का छत नहीं होता, जिसके कारण ठंड में क्या होता है वो सड़कों पर सोने को मजबूर हो जाते हैं, और फिर सलमान खान जैसे कोई बड़े लोग आते हैं उन पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और उन्हें बढ़िया सी प्यारी प्यारी मीठी मीठी नींद दे जाते हैं, और हमारा पूरा सिस्टम फिर उन्हीं लोगों को वो करना चाहता है, गुनहगार साबित कर देता है कि तुम्हारी गलती है, तुम सड़क पे क्यों सोए, तुम घर पे क्यों नहीं सोया, तुम गरीब क्यों पैदा हुए, ठीक है, ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। चलो छोड़ो, वो तो पॉलिटिकल मैटर हो जाएगा, हमें उसमें घुसना नहीं है, कभी और फुर्सत में बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले पावर्टी के टाइप पढ़ लें हम बच्चों। तो पावर्टी के दो टाइप होते हैं, एक होता है बच्चों एब्सोल्यूट पावर्टी, एक होता है बच्चों रिलेटिव पावर्टी। एब्सोल्यूट पावर्टी में बच्चों क्या आता है, जब हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स भी पूरी ना हो किसी भी इंसान की, तो बच्चों क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट पावर्टी कहलाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में देख लो, इंडिया तो अच्छे खासी सिचुएशन में है, लेकिन गाजा देख लो, यूक्रेन देख लो, ठीक है, ईरान देख लो, यहाँ पे क्या है, अब भुखमरी अपने शीर्ष चरम पे है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध के कारण क्या हो गया, पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो गया, ठीक है। बड़े बड़े लोग जो युद्ध करवा देते हैं, ठीक है, वो उनका क्या होता है, किसी और देश में जाके सर्वाइवल कर लेंगे, बांग्लादेश ले लो, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चों हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल ही एब्सोल्यूट पावर्टी अपने चरम पे। रिलेटिव पावर्टी मतलब जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, जैसे जब सोसाइटी या कुछ लोग एवरेज स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे जी रहे होते हैं, तो रिलेटिव पावर्टी। जैसे बच्चों अब आप ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, अब आप क्या चाहोगे, आपको एक अच्छी खासी मतलब नॉर्मल जॉब मिले 30 to 40K के अराउंड, और साथ ही साथ एक मतलब बढ़िया पोस्ट पे भी जॉब मिले, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट करना चाहोगे, हाँ सर करना चाहोगे ना, नॉर्मल इंसान जिसने आज तक पेन कॉपी नहीं पकड़ा, उसकी तुलना में आप चाहोगे ना तो उससे बढ़िया नौकरी आपको मिले, ठीक है। ये तो नहीं चाहोगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप सड़कों पे बैठ के दो पैर में वो काम कर रहे हो, ठीक है, लेबर मिस्त्री का काम करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। तो जब इस तरीके की पावर्टी होती है बच्चों, रिलेटिव पावर्टी होती है, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बच्चों यही पाई जाती है। इंडिया में आप देखो अभी भी MBA करे हुए लोग, PhD करे हुए लोग, क्या है, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, क्यों, क्योंकि नीचे लेवल की जॉब वो कर नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने इस लेवल की पढ़ाई कर रखी है, अगर उन्हें उतनी लेवल की जॉब करनी होती तो उतनी लेवल की क्यों पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट क्यों करते हो, पैसा क्यों वेस्ट करते हैं, और बड़े लेवल की जॉब इतनी हमारी इकोनॉमी इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। तो बच्चों जब इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट होती है तो बच्चों क्या कहलाती है, रिलेटिव पावर्टी होती है। इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट गाज़ा में नहीं हो सकती, अभी गाज़ा में नहीं कह सकते वहाँ के लोग, नहीं यार अच्छा मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैं इससे नौकरी करूँगा ही नहीं। उस गाज़ा में, बांग्लादेश में, ईरान में, यूक्रेन में बस लोगों को क्या पेट भरना है, इर्रिस्पेक्टिव आप उससे कुछ भी काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या है बच्चों, रूट कोज क्या है पावर्टी के। सबसे पहला बच्चों, सबसे पहला कारण होता है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन जो है किसी भी देश की
क्या होना, डेमोग्राफिक, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डेमोग्राफिक प्रेशर होना। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रिसोर्सिस से ज़्यादा फास्ट है, मतलब हमारी इकोनॉमी इतनी मात्रा में जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी क्या हम डेवलपिंग में है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं हमारे लोग यहाँ पे पॉपुलेशन को अंधाधुंध मात्रा में फैलाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बेरोजगारी होगी। जाहिर सी बात है ना, हमारी इकोनॉमी 100 मान लो 100 पोस्ट हर हर साल निकालती है, लेकिन हम बच्चा कितना पैदा कर रहे हैं, 10,000। अब 10,000 में से 100 ही बच्चों को तो रखेगी एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा ज़्यादा कितने को रख लेगी, 110 को रख लेगी। कोई भी कंपनी इतना ही कर सकती है, वो अपना घाटा क्यों करेगी। तो बाकी बचे हुए 9,900 लोग कहाँ जाएंगे, वो क्या होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। तो हमें क्या करना होगा, इस पर कंट्रोल करना होगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक तो बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इन एम्प्लॉयमेंट गैप्स है। मतलब इसके दो टाइप होते हैं बच्चों, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है बच्चों अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में बच्चों क्या होता है, लोगों को काम ही नहीं मिलता, ठीक है। जब क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मान सपोज कर लो मैं ही हूँ, मैं सड़क पे मतलब क्या दिन दिहाड़ी लेबर करने को तैयार हूँ, पर इंडस्ट्री मुझे काम ही नहीं प्रोवाइड कर रही है, मुझे लेबर में भी काम नहीं मिल रहा। जब इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी तो बच्चों क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट बच्चों मतलब काम है, जैसे मान लो मैंने कर रखी है सीए, ठीक है। मैं क्या हूँ, सीए हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा, अच्छी खासी मेरी क्या फर्म हो, अच्छे खासे मेरे क्लाइंट हो, और मेरा खुद एक बढ़िया अच्छा बेस हो, ठीक है। अब मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करूँगा ना ताकि सड़कों पर लेबर की तरह काम करूँ, तसला उठाऊँ, सड़कें बनाऊँ, नहीं। तो इसका मतलब क्या, काम है इंडस्ट्री में, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क है, लेबरों के काम भर भर के है, पर क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, क्या मैं करना चाहूँगा, नहीं। तो जब इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट है, यानी काम इंडस्ट्री प्रोवाइड करा रही है पर वो काम नहीं प्रोवाइड कर रही है, जैसे कंपनी में जाके वो जीएसटी फाइलिंग करना, आईटीआर फाइलिंग करना, ऑडिट करना, कंपनी क्रिएट करना, इस तरह का काम जो है प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है हमारी इकोनॉमी, हमारी सरकार। तो बच्चों ये क्या कहलाती है, एम्प्लॉयमेंट गैप कहलाता है। फिर सबसे बड़ा इशू बच्चों, एजुकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा एजुकेशन लेवल अभी भी देखते हैं कि रूरल एरिया में बच्चे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अनएजुकेटेड है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो क्या रूरल क्या अर्बन क्या सब जगह ही अनएम्प्लॉयमेंट है। अन क्या है, एजुकेटेड लोग हैं। अभी भी हम देखते हैं कि शहरों में तो चलो ओके है, एजुकेशन सिस्टम अब पूरा क्या बढ़िया हो गया, पढ़ाई बढ़िया हो रही है, लेकिन गाँवों में अभी भी वही हालात है। एक तो सबसे पहले देखो गाँव की इमेज आपके ले, गाँव में पहले तो स्कूल तो होते ही नहीं है। अभी भी बहुत है ऐसे शहर है, आप हम जैसे लोग जो है बढ़िया महानगरों में, टाउन में, सिटी में रह रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन गांव इलाकों में आप जाओगे तो बहुत ही ऐसे गांव मिलेगा जहाँ आपको क्या, स्कूल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। स्कूल फैसिलिटी है तो वहाँ टीचर नहीं होते, टीचर भी है तो वहाँ वही एससी वो रिजर्वेशन वाला टीचर है, जिसका मन करता गाँव में आता, मन करता गाँव में नहीं आता, ठीक है। तो एजुकेशन की कमी के कारण भी बच्चों क्या, पावर्टी हो रही है। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बच्चों, क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये तो बच्चों आप हर जगह फेस करते हो। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जैसे बच्चों आप देखोगे जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, अडानी, देखो मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में राजनीति में नहीं घुसा जाता, अडानी आप देखोगे 2012-14 के बाद, उससे पहले तो मैं साम अरे 2012-14 से पहले आपने अडानी का नाम भी नहीं सुना होगा आई होप, लेकिन आज के टाइम में 25-26 के टाइम में अडानी अडानी हो रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम इस मोटिव पे नहीं जाना चाहता मैं। तो बच्चों अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कुछ लोग हम भी देख रहे हो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और इन्वायरमेंट भी सपोर्ट हो रहा है, जैसे जैसे हम एआई का ज़माना आ रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोग बहुत ही रिच होते जा रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही पुअर होते जा रहे हैं, ठीक है। रिचर बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअर। आज के टाइम पर तो बच्चों जुडिशरी सिस्टम देख लो, पूरा बिक चुका है। उन्नाव रेप कांड, चलो उस पर अभी भी नहीं बात करना चाहूँगा, अभी आप पढ़ाई करो, उन सब पे बाद में टॉपिक बातचीत कर लेंगे, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है, ठीक है। आप देखोगे कि मंत्री तो क्या ही कहना, राजनीति तो क्या ही कहना, ठीक है। सोशल फैक्टर भी बच्चों क्या है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है पावर्टी में। जैसे बच्चों सबसे पहले कास्टिज्म चलता है, जातिवाद, ठीक है। उसके कारण भी क्या होता है, पावर्टी देखी जाती है। अपर कास्ट के लोग ये चाहते हैं कि लोअर कास्ट के लोग उनसे लेवल के ऊपर की पढ़ाई ना कर ले। ये बच्चों आप कितना भी आप कर लो, डिनाई कर लो, पर ये ग्राउंड लेवल पे आप देखोगे हार्श रियलिटी होती है। जेंडर इनक्वालिटी देख लो, आज के टाइम पे भी मेल को ज़्यादा प्रीफेर किया जा रहा है फीमेल की तुलना में, किस चीज़ में बच्चों, पढ़ाई करने में, नौकरी करने में, ठीक है। कुछ हमारे ट्रेडिशन बीच में आ जाते हैं, कुछ हमारे बिलीव्स आ जाते हैं,
ठीक है। इसके कारण भी क्या होता है, लोग वो पावर्टी बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब इसके मेजरमेंट क्या है, चलो सर आपने इतने सारे कोजेस तो बता दिया, अब ये बताओ कि इसका वो क्या सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, जो ऊपर हमने चीज़ पढ़ी है उसी का बिल्कुल जस्ट अपोजिट उल्टा कर दो, वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहला सॉल्यूशन बच्चों एजुकेशन, क्या करना बच्चों, एजुकेटेड करो। ठीक है, फ्री में एजुकेशन करो, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराओ, स्किल बेस्ड एजुकेशन। अभी तक हमारा बच्चों क्या था, वो अभी तक हमारा जो इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको पता है यही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्किल बेस्ड प्रोग्राम यूज़ किए गए हैं। ठीक है। एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जैसे क्या करा गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, लोगों को क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, एजुकेटेड कर रही है। ठीक है। वो सभी सभी चीज़ को ऑनलाइन क्या कर रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर रही है, जिससे क्या करप्शन भी जीरो। तो इन सब तरीक़ों से क्या कर सकते हैं हम, वो पावर्टी को कम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर पे आता है बच्चों रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के। ठीक है। जैसे मनरेगा, गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम निकाल रखी है, जिसके तहत गाँव में 120 दिन की दिहाड़ी हर किसी इंसान को मिलती है। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप जैसे स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। इससे क्या, एक तो रूरल डेवलपमेंट भी होगा, और अगर कोई आदमी खुद का स्टार्टअप खोलेगा, जाहिर सी बात 10 आदमी को क्या करेगा, रोजगार भी देगा। आपने नाबार्ड का नाम सुना होगा, NABARD। इसका मतलब काम ही क्या है कि गांव में, गांव जैसे इलाकों में उन लोगों को ढूंढना जो कि क्या है, एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सिर्फ पैसों की वजह से क्या अपना बिजनेस चालू नहीं कर पा रहे, तो नाबार्ड उसमें उन सब की मदद करता है। ठीक है, क्योंकि जॉब बढ़ेंगे बच्चों, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, पावर्टी कम होगी। ठीक है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है। आज के टाइम पे तो मतलब पॉपुलेशन इतना बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्या बता, अगर हमने जल्दी अगले 5 से 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं करा तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मान लो महाबीमारी फैल जाएगी। क्योंकि अभी आप देख लो, हम 150 करोड़ प्लस हो जाने वाले हैं। ठीक है। और नौकरी आप देख सकते हो कितना है, एक दरोगा के लिए, ठीक है, एक SP पोस्ट के लिए लाखों लाखों बच्चे फार्म भर रहे हैं। ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना तो आज के टाइम में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना, बढ़ावा देना। नए से नए इंडस्ट्री यानी इंटरप्रेन्योर को क्या करना, बढ़ावा देना, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना। आप एक बात बताओ, आप किसी भी एंटरप्रेन्योर उद्योगपति को बोलो कि आपको क्या करना, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, इन सब शहरों में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, या बिहार यूपी जैसे बिजनेस में, तो हमेशा बिहार यूपी का नाम सुनते ही देख तो जितने भी इंडस्ट्रियल मैन होते हैं वो भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सरकार उन्हें बढ़िया उस तरीके से इन्वायरमेंट माहौल प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। लेकिन दिल्ली आ जाओ, मुंबई आ जाओ, गुजरात आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, पंजाब आ जाओ, यहाँ की सरकार ने क्या इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करा, उन्होंने उद्योगपतियों को फ्री में सब्सिडीज़ दी, बिजली फ्री प्रोवाइड कराया। ठीक है। सड़कें फ्री में बनवा के दी, सभी तरह के क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। इससे क्या हुआ, उन्हें एक बिलीव हुआ कि नहीं, हमारी स्टेट में हमारी जो कंपनी है वो मतलब बची हुई है, ऐसी कोई भी बात नहीं कि हमारे स्टॉक को कोई कल आकर चुरा ले जाएगा, रंगदारी करेगा। ठीक है। तो ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है बच्चों, ये सब होती है वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि आप पढ़ाई कर एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। इन सब तरीके से हम बच्चे क्या कर सकते हैं, पावर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। तो एक बार बच्चों, एक बार और दोबारा बस मेन पॉइंट पढ़ लें। सबसे पहले अगर पूछे कि रूट कॉजेज क्या है, तो आप बोलोगे कुछ स्ट्रक्चरल इशू आते हैं, जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट गैप आ गया, यानी मैं इस लेवल तक पढ़ा हूँ कि क्या है, मैं नीचे लेवल की काम नहीं कर सकता। ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ी जा रही है। एक्सेस बैरियर यानी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। ठीक है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज भी देखते हैं हम गाँवों में सड़कें नहीं बनी हुई है। ठीक है। ये सब भी क्या है, गरीबी का मुख्य कारण है। गरीबी के मुख्य कारण को कैसे भगा सकते हैं, मनरेगा जैसे स्कीम चलाकर। ठीक है। एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करके। ठीक है। हेल्थ केयर सेक्टर को बढ़ावा देके, इकोनॉमिक ग्रोथ करके। ठीक है। नाबार्ड जैसे और भी संस्था को खोल के। ठीक है। रूरल से आने वाले जो भी वो स्टार्टअप्स हैं उन्हें सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड करके। ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश करके। ठीक है। बिजनेसमैनों को सेफ्टी प्रोवाइड कराना, उसे रंगदारी से बचाना, उनके लाइफ को सेव करना। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, पावर्टी, इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है। आखिरी में बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ जी, हाँ जी दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
जो क्या होने वाला बच्चों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 एलपीजी रेवोल्यूशन। बच्चों ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो मान लो आप इसका बगैर पेपर तो आ ही नहीं सकता। इसका क्वेश्चन आपको बच्चों 5 से 6 नंबर के बीच में डेफिनेटली श्योर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। तो बच्चों क्या आप जानते हो कि 1991 से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? क्यों वहाँ पे ज़रूरत पड़ी 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने की, जिसे हम एलपीजी रेवोल्यूशन कहती है। ठीक है बच्चों, 1991 से पहले गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल हर जगह था। ठीक है, प्राइवेट कंपनी को तो गवर्नमेंट कंपनी काम करने ही नहीं देना चाह रही थी, और फॉरेन कंपनी के लिए तो इंडिया ने क्या कर रखा था, अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे थे। ठीक है, फिर 1991 में आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसने क्या करा, इंडिया की इकोनॉमी को एक अलग ही दिशा दी, डायरेक्शन दी, जिसने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हम इसी इकोनॉमी के बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इस पॉलिसी में जो क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंडिया का एम क्या था, हमारा जो है इस पॉलिसी को लाने का एम क्या था, हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में 1991 में बहुत ही क्राइसिस आ गए थे। हमारे पास सिर्फ बच्चों 17 दिन का रिजर्व पड़ा था। इतना याद रख लो कि इंडिया जो है सिर्फ 17 दिन सर्वाइव कर सकता था। ठीक है, तो हम हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक तो बाहर निकालने में, ग्रोथ रेट को बढ़ाने में, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन और फॉरेन कंपनी को भी क्या करना, भारत में आने देने के लिए, ठीक है, एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम दिया गया। इसमें बच्चों 3 मेन एलिमेंट थे। पहला बच्चों एल से क्या बना बच्चों, लिबरलाइजेशन। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या था, पी से क्या बना बच्चों, प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा बच्चों क्या था, जी से क्या बना बच्चों, ग्लोबलाइजेशन। और जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो बच्चों क्या नाम बनता है, गैस का नाम बनता है, जिसे हम कहते हैं एलपीजी गैस। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, एलपीजी मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि 1991 में ही क्यों लाई गई पॉलिसी, पूछ सकते हो ना बच्चों। थोड़ा सा डिटेल में अगर जाना पड़े तो चले जाया करो, क्योंकि पेपर में आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। 2-4 लाइन फालतू लिख के आओगे, कम तो नहीं लिख के आओगे। ठीक है, तो चलो कुछ आपको मैं पास्ट में ले चलता हूँ। ठीक है, अब सवाल आता है कि 1991 में क्यों ही लाएगी, 1992 में क्यों नहीं आएगी, या 1990 में क्यों नहीं आई। ठीक है, तो बच्चों यूएस जो उस टाइम जो था, इंडिया क्या चल रहा था, सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो हमारे पास फॉरेन जो एक्सचेंज था वो सिर्फ कितने दिन का रह गया था, 17 दिनों का रह गया था। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा थी, रीज़न आपको पता है, प्राइवेटाइजेशन था नहीं, बाहर से हम किसी कंपनी को आने नहीं दे रहे थे। इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो गई थी, महंगाई तो बिल्कुल शीर्ष पे चरम पे हो गई थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था खाने को। ठीक है, इम्पोर्ट ज़्यादा था, यानी बाहर से ज़्यादा सामान हम खरीद रहे थे, कंपनी को ही भगा रहे थे, बोल रहे थे कंपनी नहीं, बाहर की कंपनी तुम इंडिया में मत आओ, इंडिया में अपना बिजनेस स्टैब्लिश मत करो, इंडिया में प्रोडक्शन मत करो, हम बस क्या करेंगे, तुमसे सामान खरीदेंगे। और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, यानी इंडिया से कम सामान हम बाहर बेच रहे थे। ठीक है, और आपको पता है उसी समय देश आज़ाद हुए थे, 30 साल ही हुए थे, तो गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी थी। इसी बीच में इंडिया ने 3 युद्ध भी लड़े थे। ठीक है, तो उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो गए थे वर्ल्ड बैंक से किसके लिए, लोन लेने के लिए, ताकि क्या कर सके, हमारी जो है इंडिया की इकोनॉमी को जो है ठीक कर सके। तो इसके बदले में वर्ल्ड बैंक ने क्या करा, हमसे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लॉन्च करने के लिए फोर्स करा कि आप क्या करो, अपनी इकोनॉमी को चेंज करो, प्राइवेटाइजेशन को मौका दो, हम वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनो। ठीक है, बाहर की कंपनी को भी आने का मौका दो। ठीक है, अब वही वाली बात है बच्चों, मरता क्या नहीं करता, डूबते को तिनके का सहारा। अब हमारी मजबूरी, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की मजबूरी है, और इसकी इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब IMF जो भी शर्त रखेगा उसे मानना तो पड़ेगा, नहीं मानेगा तो भूखमरी, भूखे के कारण मर जाएगा। तो वही वाली बात है, डूबते को तिनके का सहारा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये था बच्चों कुछ हमारे पास्ट। ठीक है, मेरा इंट्रो तो आप जान ही गए होंगे, मैं एक CA हूँ, माय नेम इज़ अंकित, और बस इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता मैं, क्योंकि CA नाम अपने आप में ही सफिशेंट होता है किसी को भी
इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, गवर्नमेंट के अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन को कम करना ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है फ्रीली काम कर सके, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसका मेजर ऑफ लिबरलाइजेशन का मेजर्स क्या क्या, मापदंड क्या क्या रखेंगे बच्चों। सबसे पहले अबोलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। पहले कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेनी पड़ती थी, हर काम के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था 1991 से पहले। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के तहत क्या किया गया, सबसे पहले ज़्यादातर इंडस्ट्री को क्या कर दिया, लाइसेंस फ्री कर दिया गया। ठीक है, यानी अब आपको उन काम में करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर 5 इंडस्ट्री को जब भी रखा गया था 1991 में, एटॉमिक एनर्जी, पोस्टल सर्विस, आर्मी और बच्चों रेडियो और क्या हो गया, और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, ऐसे ही था। ठीक है, 5 डिपार्टमेंट थे बच्चों। ठीक है, दूसरा बच्चों रिडक्शन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी तो सर अभी भी लगता है, पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगता था। ताकि ऐसे क्यों लगाती थी पहले की गवर्नमेंट ये समझती थी 1991 से पहले कि अगर हम बाहर देशों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट करेंगे तो ये हमारे देश के लिए क्या होगा, खतरनाक होगा। तो 1991 की पॉलिसी में क्या, वर्ल्ड WTO ने कहा इंट्रोड्यूस करने को कि आप अपनी कस्टम ड्यूटी को कम करो। कहाँ 70% 80% आपने कस्टम ड्यूटी लगा रखी थी, उसे क्या करो, कम करो, 20 से 25% पे लेकर आओ। ठीक है, फ्रीडम टू डिसाइड प्रोडक्शन एंड प्राइस। ठीक है, अब कंपनी को फ्रीडम दिया गया। पहले सरकार क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। ठीक है, चाहे भाई जैसे मान लो मैं क्या बनाता हूँ, पेन, चाहे मुझे पेन बनाने की कॉस्ट 10 रुपये है, पर सरकार कहेगी 5 रुपये में बेचना है, तो पहले सरकार क्या करती थी, कंट्रोल करती थी प्राइस को। ठीक है, उससे मतलब नहीं होता सरकार को आप कितने रुपए में बना रहे हो। ठीक है, लेकिन क्या करा, लिबरलाइजेशन में सरकार ने फ्रीडम दी कि आप डिसाइड करो आपको प्रोडक्शन कितना करना, आपको कितना प्राइस रखना, आपको क्या प्रॉफिट कमाना, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लाए, आपको पता बहुत सारे बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो RBI का रोल, और RBI के रोल को उस समय क्या गया, स्ट्रेंथन किया गया, RBI को रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाया गया। ठीक है, ये सारे बच्चों क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट थे लिबरलाइजेशन के। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट बच्चों क्या था, प्राइवेटाइजेशन। आई थिंक आपको लिबरलाइजेशन समझ आ गया होगा, काफ़ी पॉइंट मैंने बता दी। प्राइवेटाइजेशन से क्या मतलब है बच्चों, गवर्नमेंट का ओनरशिप कम करना, मैनेजमेंट कम करना, और उसके बदले में क्या करना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब पहले हर जगह, यानी पहले अगर हिंदुस्तान में सुई भी बनती थी तो भी गवर्नमेंट बनाएगी, या परमाणु बम बनता था तो भी गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, प्राइवेट को तो घुसने ही नहीं दिया था, लेकिन 1991 की पॉलिसी में घुसने दिया गया। बोला कि चलो सुई तुम बना लो। एटॉमिक एनर्जी तो आज तक हमारी सरकार ने अपने पास ही रखा है, रेल अपने पास रखा है, पोस्टल ऑफिस अपने पास रखा है, आर्मी अपने पास रखा है, यानी सेंसिटिव डिपार्टमेंट जहाँ पे देश की क्षमता के साथ वो खिलवाड़ हो सकता है, वो सभी डिपार्टमेंट आज भी क्या है, गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट करना। मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को, मतलब जिस इंडस्ट्री को पहले गवर्नमेंट कंट्रोल करी थी, उसमें क्या करा, गवर्नमेंट ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया गया। जब भी आप देखते होगे FDI नाम सुना होगा आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। आखिर आज के टाइम पे तो बच्चों ये सब नाम आप सुनते ही होगे, नहीं सुनते हो तो सही में बच्चों आप क्या हो, बहुत ही पीछे चल रहे हो, आपको क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, यानी गवर्नमेंट कह रही है क्योंकि पहले मैं 100% इस कंपनी के मालिक थी, अब क्या हो, मैं आपको 50% इस कंपनी का मालिक होने का हक दे रही हूँ। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट भी काम करेगी आपके साथ, जैसे सेल देख लो बच्चों, सेल, भेल, ठीक है, रेल, ठीक है, ऐसे आपने नाम सुना है ना, ये सब क्या है बच्चों, ये सब गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब इन सब पे अभी भी गवर्नमेंट अपना हक रखती है, पर गवर्नमेंट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 100% नहीं तो मैं 60% मैं कंट्रोल करूँगी, 40% तुम भी कंट्रोल करो। ठीक है, डी नेशनलाइजेशन, यानी कुछ पब्लिक सेक्टर को तो ख़त्म ही कर दिया, यानी गवर्नमेंट ने कहा कि इन सब में तो अब हमें काम करना ही नहीं है, पूरा पब्लिक सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर को दे दो। जैसे प्रेजेंट एग्जाम्पल तो DTC बसें देख लो, दिल्ली में देख लो आप DTC बसें, हरियाणा में देख लो रोडवेज। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, यानी प्राइवेट ओनर को पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया जा रहा है कि अब आप चलाओ, हमारा बहुत
काम हो गया, ठीक है। मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र करा, यानी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया मैनेज करने को कि अब आप मैनेज करो, आप अपने हिसाब से एम्प्लॉय को हायर करो, आप अपने हिसाब से एम्प्लॉय को जब निकालना निकालो, जिस समय आपको ज़रूरत है उस समय रखो, सब कुछ क्या करो, आप ही कंट्रोल करो, ठीक है। तो ये था बच्चों प्राइवेटाइजेशन। आखिरी में बच्चों क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब बच्चों क्या था, इंडियन इकोनॉमी को क्या बनाना, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ के रखना, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या क्या बच्चों मेजर स्टेप उठाए गए, सबसे पहले ट्रेड बैरियर को रिमूव किया गया, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो पहले रिस्ट्रिक्शन होती थी कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, करना है तो 60% 70% ड्यूटी देनी पड़ेगी। ड्यूटी देने के साथ साथ कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही बैन होती थी कि आप वो सामान खरीद ही नहीं सकते उस देश से, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन अननेसेसरी गवर्नमेंट ने लगा रखे थे उन सभी को क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। एफडीआई, पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही बैन था, आज के टाइम पे भी सिर्फ 45% अलाउ कर रखा गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। हालांकि 45% ठीक अमाउंट है, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा कंट्रोल दे देगी 50% से तो सामने वाले देश हम पे क्या कंट्रोल करने लग जाएंगे। तो ठीक परसेंटेज में आज के टाइम पे खुली छूट दे रखी है, ठीक है। एक्सपेंशन करना एमएनसी, पहले भारत की कंपनी को ही विदेशों में जाने से, मतलब और भी कंट्री में ऑपरेट करने से रोका जाता था, ठीक है, उन पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे हर कोई भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, ठीक है। अब वो कहती है कि क्या करो, अपनी ब्रांचेस को बाहर से बाहर करो, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, इंपोर्ट को कम से कम करो, ठीक है बच्चों। तो इसके बच्चों कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो गए। तो आपको पता है ना, कोई भी काम हो उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे, ऐसा कोई काम नहीं जिसकी सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ मिली, सबसे बढ़िया, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन को मौका मिला तो वो क्या करेगी, सब बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है। कंज्यूमर चॉइस इंक्रीज हुई, ठीक है। पहले मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट था, कोलगेट ही था, पहले एक कंपनी को ही ऑर्डर मिलता था कोलगेट बनाने को। अब आप देखोगे कोलगेट में कितनी ब्रांड है, खुद कोलगेट है, पेप्सोडाइंट है, क्लोजअप है, सेंसोडाइन है, मतलब बहुत सारी मुझे वैरायटी मिली और सबकी क्या प्राइस अलग अलग है। अगर अमीरों वाली फीलिंग लेनी है तो सेंसोडाइन करो, थोड़ी सी रिच वाली मतलब नॉर्मल फीलिंग लेनी है तो कोलगेट करो, थोड़ी सी मतलब गरीबों को लेना हो तो वो करो, क्लोजअप करो, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, रोडें बनी, ब्रिजेस बनी, वेयर हाउसेस बने, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, सकारात्मक प्रभाव हुआ हमारी इकोनॉमी में। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि बच्चों स्मॉल इंडस्ट्री क्या हुई, सफ़र हुई, यानी जो छोटे छोटे व्यापारी थे उनका तो घाटा हुआ। कैसे सर घाटा हुआ बच्चों, विदेशों का हमने बड़ी बड़ी कंपनी को क्या करा, मौका दिया ना कि आप भी आके हिंदुस्तान में काम करो। तो जब बड़े बड़े लोग काम करेंगे तो छोटे लोग को खाई जाएंगे ना, शेर हमेशा छोटे जानवरों को खा जाएगा ना। अगर मान लो टाटा अंबानी मान लो पेन बनाने लग जाए और एक मैं नई कंपनी खोल के पेन बनाऊँ, टाटा अंबानी 10 पैसे में पेन बना देगा, वही मैं 10 रुपये में पेन बनाऊंगा। वो अगर 1 रुपये में पेन बेचेगा तब भी 80 पैसे का प्रॉफिट कमाएगा। मैं अगर 10 रुपये में पेन बेचूंगा तब भी मैं क्या हूँ, ना प्रॉफिट कमाऊंगा ना लॉस कमाऊंगा। तो मैं उसके सामने टिक सकता हूँ, टाटा अंबानी के सामने नहीं, क्योंकि वो क्या बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। इनकम इनइक्वालिटी, उनकी इनकम, उनकी मिनट की इनकम लाखों रुपए होगी, मैं महीने की इनकम इतनी कमाना चाहूँगा, ठीक है। फॉरेन कंपनी का डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। आज आप देख लो चाइना पर हम कितने डिपेंडेंसी हो गए। ऐसा कोई सा घर नहीं होगा जिसके अंदर चाइना का सामान ना हो, ऐसे कोई सी किचन नहीं होगी जिसके किचन के अंदर चाइना का सामान ना हो। तो क्या करा, फॉरेन कंपनी का डोमिनेंस भी हो गया, ठीक है। आखिरी में बच्चों कंक्लूड करता हूँ मैं, बिना कुछ टाइम को ज़्यादा लेक्चर को लंबा खींचते हुए, आपको आई होप बढ़िया से समझा दिया हूँ, ठीक है। तो कंक्लूड करते हुए बच्चों, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ने इंडिया को क्या करा, इंडिया की इकोनॉमी को एक नई डायरेक्शन दिया। इंडिया की जो क्लोज इकोनॉमी थी, बंद इकोनॉमी थी, उसे क्या कर दिया, चालू कर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करा, ठीक है। और बच्चों क्या करा, और वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया। अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और कमेंट में बताएं आपको इनमें से कौन सा क्वेश्चन मैं बढ़िया से समझा पाऊँ, ताकि मैं क्या करूँ, उसी कंसेप्ट में और भी आगे आने वाली सीरीज़ में समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको इसकी पीपीटी चाहिए, मतलब पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं अगले सीरीज़ में।